प्यारे बच्चों, ये नवोदय विद्यालय समिति के वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है 2020-21 का। और इस प्रश्न पत्र का जो पार्ट 1 है उसमें एमसीक्यू प्रश्न और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे और पार्ट सी में 24 से 27 तक जो लॉन्ग आंसर्स थे, ये पहले 3 पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस क्वेश्चन पेपर का जो स्रोत आधारित प्रश्न है, ये 5 नंबर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 28 से 30 स्रोत आधारित प्रश्न है और इस स्रोत आधारित प्रश्न को आज हम लोग सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके जो पार्ट डी के क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए, पार्ट डी स्रोत आधारित प्रश्न होते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 गुने 3 15 नंबर का स्रोत आता है आपके पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर गैलन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव। ये जो पूरा स्रोत आप देख रहे हैं, इस पूरे स्रोत का ये हेडलाइन है। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 3 से ये स्रोत लिया गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस स्रोत को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखना है और फिर आंसर्स को देखना है। तो चलिए सबसे पहले स्रोत में क्या लिखा है देख लेते हैं। कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों से पड़ रहे अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धि वाले आदमी को भी बता दिया कि लोगों में कुपोषण के कारण बीमारियां हो रही हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम और मसूर और दालों का काफी बड़ा हिस्सा बाहरियों द्वारा ले जाने के बाद भी कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बची रह गई थी। सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म कर देने के पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्यकर खाद्यों पर भी निर्भर रहना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की टहनियां, छालें, जड़, झाड़ियां, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्राणों को बचाए रखा। यह स्रोत है। अब देखिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के शहरी लोगों के सामान्यतः क्या रिवाज थे? ये 2 नंबर का सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। ये देखिए यहां इसका उत्तर है कि रोम के शहरों में रहने वाले लोग फसलों की कटाई के तुरंत बाद अगले पूरे साल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडारों में भर लेते थे और सारा गेहूं, जौ, सेम, मसूर और दालों का काफी बड़ा हिस्सा शहर के लोगों के द्वारा भंडारण यानी कि जमा कर लिया जाता था और ये वहां का एक आम रिवाज था। तो ये 2 नंबर का सवाल है। आपने 2 पॉइंट लिख दिए, पूरे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल कहता है कि देहाती लोगों को किस प्रकार के खाद्य पर निर्भर रहना पड़ता था? तो देखिए इसका उत्तर यहां पर मैं दिया हुआ है कि देहाती लोगों को अस्वास्थ्यकर यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना नहीं होता है, ऐसा भोजन करके जिंदा रहना पड़ा। जैसे क्योंकि उनके पास अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें पेड़ की टहनियां, छालें, पेड़ों की जड़ें और झाड़ियां, यहां तक कि ऐसे पेड़ पौधे जो अखाद्य थे यानी कि जो खाए नहीं जा सकते थे, ऐसे पेड़ पौधे और पत्ते भी खाने पड़े क्योंकि उनके पास खाने योग्य दाल या फिर चावल या फिर गेहूं इस तरह की चीजें मौजूद नहीं थी। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में कौन से मूल्य प्रकाशित हुए हैं? देखो बेटे, इस बात के पूरे चांसेस होंगे कि 3 सवाल में 2 सवाल तो ऐसे होंगे जिसका जवाब आपको सीधे सीधे स्रोत से मिल जाएगा, लेकिन एक सवाल ऐसा हो सकता है जो
वहां से आपको सीधे ना मिलें। और ये ऐसा ही एक प्रश्न है कि इस अनुच्छेद से कौन से मूल्य समझ में आते हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहां ये देखिए, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है कि उपरोक्त अनुच्छेद में निम्नलिखित मूल्य प्रदर्शित होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी मेहनती स्वभाव के हुआ करते थे, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह के फसलों की पैदावार होती थी। दूसरा जो मूल्य है वो ग्रामीणों का त्याग है। क्यों? क्योंकि उपज तो ग्रामीण क्या करते थे अपने खेतों में, लेकिन जो भी फसल उपजता था उसका अधिकांश हिस्सा शहरी लोग अपने यहां ले जाया करते थे और अपने गोडाउन में भर लेते थे। तो यहां त्याग कौन करता था? ग्रामीण त्याग करता था। और तीसरा पॉइंट कहता है कि शहरी लोगों का स्वार्थी व्यवहार। शहर के लोग स्वार्थी हुआ करते थे और यही रीजन है कि शहर में तो कुछ पैदावार नहीं होता था, सारा पैदावार गांव में होता था, लेकिन वहां के उपज का अधिकांश हिस्सा शहरी लोग स्वार्थी होने के कारण शहरों में ला करके अपने गोदामों में भर लेते थे। और चौथा जो मूल्य निकल के आया है वो ये है कि शहर के लोगों द्वारा ग्रामीणों के साथ असहयोग की भावना, यानी कि शहर के लोग गांव के लोगों के साथ सहयोग नहीं करते थे। तो ये सारे इसके मूल्य हैं। कोई भी 2 लिख देंगे या 3 लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अगले स्रोत की तरफ बढ़ते हैं और अगले स्रोत का नाम है दी प्रिंस। दी प्रिंस, ये देखिए, निकोलो मैकियावेली ने अपने ग्रंथ दी प्रिंस, जो कि 1513 में प्रकाशित हुई थी, इसके 15वें अध्याय में मानव स्वभाव के बारे में लिखते हैं। और ये जो 29 नंबर का ये स्रोत आप देख रहे हैं आपके सामने, ये स्रोत चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। आगे पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए लेके आते हैं, इसीलिए जब आपको इसका फायदा होता है तो इतना तो जरूर बनता है कि आप एक लाइक करते हुए चलें और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दी प्रिंस में जो भी बातें लिखी गई हैं इसको आप एक बार बड़े आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद इसके प्रश्नों को देखिए। तो देखिए यहां सारे प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निकोलो मैकियावेली के विचार से राजकुमार कैसे प्रशंसा या निंदा प्राप्त करते हैं। यानी कि राजकुमारों की भी प्रशंसा होती है और कई राजकुमार तो ऐसे होते हैं जिनकी निंदा भी करती है जनता। तो उनमें ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके कारण राजाओं या राजकुमारों की प्रशंसा होती है या फिर उनकी निंदा की जाती है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। ये देखिए यहां पर में ये इसका उत्तर है। और क्या उत्तर है? राजकुमारों में कई ऐसे गुण देखे जाते हैं जिसके कारण उनका प्रशंसा होता है या फिर निंदा होता है। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए कि कुछ राजकुमार दानी होते हैं तो कुछ राजकुमार कंजूस होते हैं। तो निश्चित रूप से जो दानी होगा उसकी प्रशंसा की जाएगी, लेकिन जो कंजूस होगा उसकी निंदा की जाएगी। ऐसे ही कुछ राजकुमार ऐसे होते हैं जो साधारण जनता के हितैषी होते हैं, लेकिन दूसरे जो होते हैं वो लोभी होते हैं। कुछ तो राजकुमार बड़े ही निर्दयी होते हैं, लेकिन कुछ राजकुमार दयालु होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अविश्वसनीय होते हैं, आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे राजकुमार होते हैं जिसके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं उनकी प्रशंसा की जाएगी और जो विश्वास के योग्य नहीं है उनकी निंदा की जाएगी। ऐसे ही एक राजकुमार अपने व्यवहार से शिष्ट होता है, लेकिन दूसरा घमंडी होता है। एक राजकुमार कामुक हो सकता है, लेकिन दूसरा मन का पवित्र हो सकता है, साफ हो सकता है। एक राजकुमार बिल्कुल निष्कपट हो सकता है, निश्चल हो सकता है, लेकिन दूसरा चालाक भी हो सकता है। तो जो निष्कपट होगा उसकी प्रशंसा की जाएगी और जो चालाक होगा उसकी निंदा की जाएगी। एक राजकुमार अरियल हो सकता है तो दूसरा लचीला भी हो सकता है। तीसरा एक धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है तो दूसरा संदेह करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है जिसका धर्म में विश्वास ही ना हो। तो जो भी इसमें आपने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे वो सारे प्रशंसा के योग्य होते हैं और जो आपने नेगेटिव पॉइंट्स देखे वो सारे निंदा के योग्य होते हैं। और दूसरा सवाल देखिए। अब ये पहले सवाल का उत्तर आपको पता लग गया। अब दूसरा सवाल कहता है कि लेखक के अनुसार
मनुष्य क्यों अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। यानी कि मनुष्य का स्वभाव दुष्ट होता है और वो जब भी मौका लगता है अपने दुष्ट स्वभाव को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर अजय झा क्लासेस के नाम से। वहां आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी में बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो आपको अपनी तैयारी कराने में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए, मनुष्य दुष्ट स्वभाव का होता है और हमेशा मौका मिलने पर तैयार रहता है इस स्वभाव को दिखाने के लिए। ऐसा क्यों है, इसका उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि सभी मनुष्य बुरे होते हैं और वे अपने दुष्ट स्वभाव को दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। देखो बेटे, ये बहुत साधारण सी बात है। हर मनुष्य के मन में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। अब सारी इच्छाएं तो आपको पूरी हो नहीं सकती, तो जब आदमी की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं तो वो अपने अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है और तब उसका दुष्ट स्वभाव सामने निकल करके आता है। दूसरा जो मुख्य बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसमें सबसे पहले क्या वो देखता है, अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को हानि भी पहुंचा सकता है। इसीलिए लेखक कहता है कि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो अपने दुष्ट स्वभाव को दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखो, तीसरा प्रश्न यहां पर में पूछा गया है जो 1 नंबर का है कि निकोलो मैकियावेली कौन था। तो ये लेखक है इसके, तो आपको यही बताना है। ये देखिए कि निकोलो मैकियावेली एक लेखक थे और उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, और वहीं से ये स्रोत लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, नहरें और रेलें इस नाम से चैप्टर 9 से लिया गया ये वाला स्रोत है। तो किसी भी स्रोत का उत्तर लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उस स्रोत को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है। यदि एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, तो क्या होगा, आप बड़ी आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। जैसे इंग्लैंड में नहरें क्यों और किसने बनवाया, ये सबसे पहला सवाल है जो 2 नंबर का है। और दूसरा सवाल है कि इंग्लैंड में प्रथम नहर किसने बनवाया। तो पहले प्रश्न का उत्तर पहले देख लेते हैं, इंग्लैंड में नहरें क्यों और किसने बनवाया। ये देखिए, शुरुआत में नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाया गया कि कोयले की जो खान होती थी वहां से शहर तक अगर उस कोयले को ले जाना था तो इसके लिए नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे पहले जो वहां के बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनका अपनी जमीन पे कोयला का खान होता था या खदान होता था या उनके अपने जंगल होते थे जहां से वो लकड़ियां काटते थे, तो इन चीजों को जल्दी से जल्दी बाजार तक पहुंचा करके और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े जमींदारों ने नहरें बनानी शुरू की। ठीक है, ये इसका जवाब है और ये आप यहां पर में ये उत्तर यहां पहले 3 लाइनों में देख भी सकते हैं। दूसरा सवाल है, देखिए कि इंग्लैंड में प्रथम नहर किसने बनवाया, और ये 1 नंबर का सवाल है और इसका उत्तर यहां देखिए कि इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कनाल 1761 ईस्वी में जेम्स ब्रिंडली द्वारा बनाई गई, और ये उत्तर आपको यहां भी मिल जाएगा, ये डायरेक्ट उत्तर है। और प्रश्न संख्या 3 जो है वो ये है कि नहर और रेलवे परिवहन से संबंधित क्या लाभ थे। देखो बेटा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज भी आपको पता है कि रेल चलती है तो उसका हमें क्या फायदा होता है। नहरें आज भी आप जहां तहां देख लेंगे, अगर आप खास करके हरियाणा, पंजाब के और उत्तर प्रदेश के इलाके में रहते हैं तो
पूरे देश में लगभग नहरों का जाल सा बिछा हुआ है, तो इसके लाभ क्या होते हैं ये आपको बताना होता है। तो ये देखिए प्रश्न 3 का उत्तर है यहां पर में कि नहर और रेलवे परिवहन के लाभ क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि अब नहरों और रेलवे के होने से अधिक मात्रा में माल की ढुलाई संभव हो पाई। दूसरी बात कि अब यातायात की सुविधा हो गई। अब नहरों के माध्यम से और रेलवे से एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया। इससे और एक फायदा क्या हुआ कि समय की बचत हुई। एक और फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे शहरों का विकास हुआ। शहरों का विकास कैसे हुआ कि जहां पर में ये खाने थी वहीं पर में फैक्ट्रियां भी लग गई। जब फैक्ट्री लग गई तो गांव के लोग वहां पर में आ गए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। अब वो अपना परिवार भी ले आए, फिर वहीं पर स्कूल भी खुल गए, वहीं पर बैंक भी खुल गए, तो वहां पर बहुत सारी सुविधाएं आ गई और इससे शहरों का विकास होना शुरू हुआ। और अब चूंकि नहरों और रेलवे के होने से बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होना संभव हो गया, इसीलिए सामानों की कीमतों में भी कमी आ गई। तो नहरों और रेलवे के होने से ये सारा लाभ प्राप्त हुआ। बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं कि इस वीडियो के एंड में जो एक एंड स्क्रीन होता है उसमें एक वीडियो और एक प्लेलिस्ट, ये जरूर अच्छी तरह से देखें क्योंकि मैं उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो और प्लेलिस्ट डालता हूं जिससे कि आपको अपनी तैयारी करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो उसको आप जरूर देख लिया करें। बाकी जब तक एग्जाम्स हो नहीं जाते अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करते रहें और अच्छे अंकों से पास हों, 12th क्लास में जाएं, फिर हम नए सिरे से अपनी तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।